नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अभिषेक चक्रवर्ती आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के डिमांड पर क्लास 11 का ज्योग्राफी यानी भूगोल विषय का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं, जो कि कल के एग्जाम में आप लोगों को डायरेक्ट पूछे जाने वाले हैं। तो शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल पाए। दोस्तों आप सभी के डिमांड पर क्लास 11 का ज्योग्राफी का बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपको मैप के साथ समझाया जाएगा, ताकि आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो प्लीज जो है वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अपने फ्रेंड्स के बीच जल्दी जल्दी इसे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दीजिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया गया है, उसे भी एक बार जाके वीडियोस में देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या पूछा गया है? महासागरीय जल की औसत लवणता क्या है? दोस्तों सबसे पहले आपको महासागर के बारे में जानना जरूरी है। ठीक है, तो जल का वह विशाल भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो उसे हम महासागर कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा, जल मंडल का वह विशाल भाग जिसकी कोई निश्चित सीमा ना हो उसे महासागर कहा जाता है। ठीक है, अब दोस्तों महासागर की दो मुख्य विशेषताओं का बात करें तो वहां पे आपका देखने को मिलेगा तापमान और लवणता। ठीक है, और उसके साथ ही दोस्तों याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि महासागर के जल में जो है तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक होता है। याद रखना कितना तापमान जो होता है महासागर जल में, जो तापमान होता है वो 5 डिग्री सेल्सियस से आपका 35 डिग्री सेल्सियस होता है। और वही दोस्तों आपका क्वेश्चन में जो पूछा गया है महासागरीय जल की औसत लवणता क्या है, तो याद रखिएगा महासागरीय जल में औसत लवणता का बात करें तो आपका 35% है। ठीक है, याद रखना है। और दोस्तों इसको क्वेश्चन को घुमा के भी पूछा जा सकता है कि महासागर में जल में जो है महासागर के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण का क्या नाम है? तो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण जो है वो है आपका NaCl, जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। फिर से सुन लीजिए, महासागर के जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण क्या है? सोडियम क्लोराइड है। अब दोस्तों अगर पूछा जाए आप लोगों से कि महासागर में जो है सोडियम क्लोराइड कितना प्रतिशत पाया जाता है, तो आप याद रखिएगा महासागर के जल में जो है 78% जो है सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। हर एक क्वेश्चन को जो क्वेश्चन आपके अंदर से उससे पूछे जा सकता है आप लोग को वो सभी चीज डिटेल के साथ इस वीडियो में समझाया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये सभी को मालूम है, बचपन से पढ़ते हैं कि पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है, तो सभी पढ़े पृथ्वी के 71% भाग पर जल है। काफी इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसे आप लोग आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो का और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा गया पे देख सकते हैं, वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है? तो याद रखिएगा दोस्तों काफी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर हर एक स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दोस्तों इसका जो है आप लोग नीचे कमेंट करके आंसर बताइएगा कि 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम क्या क्या है। नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, इससे मुझे पता चलेगा आप लोगों की तैयारी कितनी अच्छी है। जिनका आंसर करेक्ट होगा उन्हें जरूर लाइक कमेंट किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला जो क्वेश्चन है उसको VVI कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में छपने वाला क्वेश्चन में से है। ठीक है, और इसको जरूर अच्छे से समझ के जाइएगा। तो क्या पूछा गया यहाँ पे सबसे पहले देख सकते हैं, पश्चिमी घाट के किन्हीं 2 दर्रों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को यह समझना जरूरी है कि आखिर दर्रा क्या होता है। ठीक है, तो दर्रा क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा कि पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्रों में आने जाने हेतु बने प्राकृतिक मार्गों को हम क्या कहते हैं? दर्रा यानी पास कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा आंसर को। ठीक है, दर्रा किसे कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन में हमें जो पूछा गया है कि पश्चिमी घाट के किन्हीं 2 दर्रों के नाम लिखिए। ठीक है, तो पश्चिमी घाट के 2 प्रमुख दर्रों का नाम पूछा है, तो एक का नाम है आप याद रखिएगा थाल घाट और दूसरा का नाम है आपका भोर घाट। ठीक है, थाल घाट और क्या भोर घाट। ठीक है, तो इसको एक ट्रिक से भी आप याद रख सकते हैं दोस्तों। हम लोग खाना किस में परोसते हैं? हम लोग जो खाना परोसते हैं दोस्तों वो है आपका थाली में। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखिएगा थाली में भोजन परोस। ठीक है, तो था से हो गया आपका थाल घाट। ठीक है, आपका भोजन का भो से हो गया भोर घाट और परोस का प से हो गया पाल घाट। ठीक है, 3 नाम पूछा जाए तो एक पाल घाट भी याद रखिएगा, पश्चिमी घाट का ही दर्रा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 पूछा गया इसलिए हमने कहा थाल घाट और भोर घाट। ठीक है, अब दोस्तों ये कभी कभी क्वेश्चन में 3 मार्क्स वाले में पूछ लिया जाता है कि थाल घाट किसको किससे जोड़ता है और भोर घाट किसको किससे जोड़ता है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसे हम लोग थोड़ा सा मैप में समझ लेंगे कि थाल घाट कहाँ है और भोर घाट कहाँ है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। ठीक है,
तो चलिए अब हम लोग मैप के थ्रू से समझ लेते हैं कि ये हमारा थालघाट कहाँ है और भोरघाट कहाँ है और ये किसको किससे जोड़ता है। आपको यहाँ तो आंसर दिखाई मिल गया है कि थालघाट जो है मुंबई को जोड़ता है किससे, नासिक से, और भोरघाट जोड़ता है किसको, मुंबई को पुणे से। ठीक है, तो ये जो आप मैप देखते हैं दोस्तों, ये इंडिया का मैप है और यहाँ पे रहता है हमारा मुंबई, यहाँ पे क्या है, मुंबई। ठीक है, और ये जो मुंबई को जो है यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा है थालघाट और यहाँ हमारा भोरघाट। ठीक है, और इस मुंबई जो है, मुंबई को जो है किससे जोड़ता है, थालघाट, नासिक से। मुंबई को किससे जोड़ता है, नासिक से। ठीक है, और ये मुंबई को जो है इधर जो आप देख रहे हैं भोरघाट, ठीक है, ये भोरघाट मुंबई को जोड़ता है किससे, पुणे से। किससे जोड़ता है दोस्तों, पुणे से, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये थालघाट जो है दोस्तों मुंबई को जोड़ता है किससे, नासिक से, और ये भोरघाट जो है दोस्तों मुंबई को जोड़ता है किससे, पुणे से, याद रखिएगा। ठीक है, इसको हम लोग ट्रिक से भी याद रख सकते हैं दोस्तों। ट्रिक के लिए आप लोग याद रखिएगा, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मुन्ना खाए थाली में, ट्रिक के लिए याद रख सकते हैं मुन्ना खाए थाली में। ठीक है, तो मुन्ना खाए थाली में, तो यहाँ पे याद रखिएगा मुन्ना से हो गया आपका मुंबई। ठीक है, और यहाँ पे ना, मुन्ना, मुन्ना खाए थाली में, तो मुंह से हो गया मुंबई और ना से हो गया नासिक। ठीक है, और थाली से आपका थालघाट, याद रखिएगा थाली से आपका क्या हो गया, थालघाट। ठीक है, तो मुन्ना खाए थाली में याद रखना है। ठीक है, इस ट्रिक से आप याद रख सकते हैं कि ये थालघाट मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ठीक है, तो मुन्ना से हो गया आपका मुंबई और ना से हो गया नासिक, तो मुंबई को नासिक से जोड़ता है कौन, ये आपका थालघाट। ठीक है, याद रखना है। और दूसरा जो है उसके लिए भी ट्रिक है दोस्तों, याद रख सकते हैं उसके लिए। एक गाना आप लोग सुने होंगे दोस्तों बचपन में जब मूवी देता था उसमें, कि मुंबई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली और दिल्ली से गई पटना, फिर भी ना मिला सजना। ठीक है, ये गाना आप लोग सभी सुने होंगे। ठीक है, तो यानी दोस्तों ये मुंबई से पूना जाने में भोर होगी, याद रखिएगा, मुंबई से पूना जाने में भोर होगी। ठीक है, तो इससे हम लोग याद रख सकते हैं मुंबई को भोरघाट जो है मुंबई को किससे जोड़ती है, पुणे से जोड़ती है। ठीक है, यानी मुंबई को पुणे से जो है कौन जोड़ती है, भोरघाट जोड़ती है। ठीक है, तो इससे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी पूछ लेता है कि थालघाट किसको किससे जोड़ती है और भोरघाट किसको किससे जोड़ती है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसे हम लोग थोड़ा सा मैप में भी देख लेते हैं ताकि आप लोग का अब कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों इसे हम लोग मैप में भी देख लेते हैं कैसे है। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को मैप दिखाई दे रहा होगा इंडिया का। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कहा थालघाट और आपका भोरघाट, तो यहाँ पे आपको दिखाई मिल रहा है आपका थालघाट और क्या, भोरघाट। देखिए यहाँ पे है आपका थालघाट और यह हो गया आपका भोरघाट। ठीक है, और यहाँ पे हमारा मुंबई, यहाँ पे क्या है, पश्चिमी घाट में यहाँ पे हमारा मुंबई। ठीक है, और ये थालघाट मैंने क्या बताया, ये थालघाट जो है आपका यहाँ पे मुंबई को किससे जोड़ता है, नासिक से। मुंबई को किससे जोड़ता है, नासिक से। और ये भोरघाट जो है मुंबई को जोड़ता है किससे, पूना से। किससे, पुणे से जोड़ता है मुंबई को। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको ट्रिक के माध्यम से। कभी कभी मैप में शो करने के लिए बोलता है कि थालघाट कहाँ है, भोरघाट कहाँ है, तो आप लोग मैप में इस तरह से इंडिकेट करके दिखा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका थालघाट और यहाँ हो गया आपका दोस्तों भोरघाट। ठीक है, तो आप लोग मैप में इंडिकेट करके इस तरह से दिखा सकते हैं जैसे मैप में शो किया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग शो कर दीजिएगा। अब आप लोग का कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, क्या पूछा गया दोस्तों। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में ये कई बार आप लोगों को बताया हुआ है। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है, इसका आंसर जो है दोस्तों आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, मुझे मालूम चले कि आप लोग में से कितने स्टूडेंट्स जो है इसका आंसर याद है। ठीक है, तो आप लोग जिनको जिनको याद है इसका आंसर नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया है, अपवाह तंत्र किसे कहते हैं। ठीक है, और ये भी कई 2-3 मॉडल सेट में ही जो है आप लोग का ये क्वेश्चन दिया गया, तो काफी ज्यादा संभावना है ये क्वेश्चन आने का। ठीक है, तो याद रखने के लिए हमने क्या बताया था कि एक नदी बह रही है, क्या बताया था दोस्तों, एक नदी बह रही है और उस नदी में आकर बहुत सारी नदियां आकर उसमें मिल रही है। ठीक है, तो इस तरह से क्या बन जा रहा है, एक नदी का जाल बन जा रहा है। ठीक है, और इसी नदियों के जाल को हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझाया था सिंधु नदी तंत्र के बारे में। ठीक है, यहाँ पे जैसे आप लोग फिगर में देख पा रहे हैं ये सिंधु नदी है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ सिंधु नदी जो कि अपवाहित हो रही है और एक निश्चित मार्ग पर क्या हो रही, बह रही है। ठीक है, और इस नदी के साथ बहुत सारी छोटी मोटी नदियां आके इस मुख्य नदी सिंधु नदी के साथ मिल रही है। ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी नदियां आके इसके साथ मुख्य नदी के साथ सिंधु नदी के साथ मिल रही है और इसके कारण एक नदियों का क्या बन जा रहा है, जाल बन जा रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो आंसर में हम क्या लिखेंगे दोस्तों, अपवाह तंत्र या प्रणाली
प्रवाह प्रणाली, ड्रेनेज सिस्टम, मुख्य नदी तथा उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जल प्रवाह की विशेष व्यवस्था है जिसमें नदियां एक दूसरे के साथ मिलकर, ठीक है, एक दिशीय प्रवाह का मार्ग बनाती है। ठीक है, इसे आप लोग जो है अपने शब्दों में बनाकर लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों इसके बाद आप लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या पूछा गया, यहाँ पे देख सकते हैं, नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है। ठीक है, तो याद रखिएगा नर्मदा नदी का उद्गम स्थान जो है आपका अमरकंटक है। क्या है दोस्तों, अमरकंटक है। दोस्तों इसके साथ साथ कभी कभी क्वेश्चन घुमा के आपको बोलेगा कि ये कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के पुष्पराजगढ़ तहसील में है। ठीक है, पुष्पराज झुकेगा नहीं, वो वाला नहीं, ठीक है, ये जगह का नाम है दोस्तों। ठीक है, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की पुष्पराजगढ़ तहसील में है। ठीक है, तो आप लोग पुष्पराज मत लिख के आइएगा। ठीक है, पुष्पराजगढ़ है दोस्तों। ठीक है, वहां पे ये स्थित है। ठीक, अब दोस्तों इससे रिलेटेड कई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, खास करके जैसे आपको मैप में बोलेगा नर्मदा नदी दिखाने के लिए। ठीक है, तो नर्मदा नदी को आप लोग इस तरह से मैप में दिखा सकते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये रहा आपका नर्मदा नदी। ठीक है, और नर्मदा नदी के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आप लोग जो है याद रखिएगा। ठीक है, अरब सागर में जल में गिरने वाली, जो अरब सागर का जल में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी नर्मदा नदी गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद पूरे प्रायद्वीप भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। ठीक है, और नर्मदा नदी मैंने अभी बताया, नर्मदा नदी अगर पूछे पहाड़ किस पहाड़ में स्थित है, तो याद रखिएगा नर्मदा मेकाल पहाड़ पर स्थित जो है अमरकंटक चोटी से निकलती है। कहां से, नर्मदा नदी जो है मेकाल पहाड़ पर स्थित अमरकंटक चोटी से निकलते हैं, याद रखना है। ठीक है, और नर्मदा नदी जो है 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होते, याद रखना है। क्या क्या नाम सब याद रखिएगा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। क्या क्या मैंने बताया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, याद रखना है। ठीक है, और इसकी सर्वाधिक लंबाई अगर किस राज्य से होकर गुजरती है, तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में। इसकी सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है दोस्तों, मध्य प्रदेश में। इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और नर्मदा नदी जो है भारत में सबसे बड़ा एस्चुरी का निर्माण करती है, ये भी याद रखिएगा। एस्चुरी के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, कि जो नदियां आपका अरब सागर में गिरती है वो किसका निर्माण करती है दोस्तों, आपका एस्चुरी का निर्माण करती है। और याद रखिएगा नर्मदा नदी भारत की सबसे बड़ी एस्चुरी का निर्माण करती है, याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आपका पॉइंट्स थे मैंने वो सभी आपको बता दिया इस वीडियो में, तो आप लोग इसको अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को जो है मैप के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बशर्ते आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाकर रखिए। आप लोगों के लिए आप लोग का और डिमांड क्या है आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर भी जरूर काम करूंगा। आप लोग वीडियो कैसे पसंद आ रही है आप लोग नीचे जरूर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या पूछा गया है, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो भारत की तट रेखा की लंबाई पूछा है दोस्तों, तो तट रेखा की लंबाई में हम लोग जो है भारत के प्रायद्वीपीय हिस्सा के साथ जो हम लोग यहाँ पे अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी लेके चलते हैं, तो आपका हो जाता है 7516 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन दोस्तों वहीं अगर आपसे पूछता मुख्य भूमि की तटीय रेखा की लंबाई, तो हम लोग जो है इसमें द्वीप को शामिल नहीं करते हैं, तब आपका हो जाता दोस्तों कितना, 6100 किलोमीटर। कितना हो जाता है, 6100 किलोमीटर। तो अगर पूछे मुख्य भूमि की तट रेखा की लंबाई तो 6100 किलोमीटर होगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हमें क्वेश्चन में पूछा गया है तटीय रेखा की लंबाई, तो इसलिए हम लोग इसमें द्वीप समूह को शामिल करेंगे और कहेंगे कितना, 7516 किलोमीटर। तो याद रखिएगा दोस्तों भारत की तट रेखा की लंबाई होता है 7516 किलोमीटर, लेकिन अगर मुख्य भूमि पूछता तो 6100 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो याद रखना आपको ये चीज, इसको हम लोग मैप से भी समझ लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको मैप दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये जो आप एरिया देख पा रहे हैं ये आपका है तट रेखा। ठीक है, तो इसका जो तटीय रेखा की लंबाई की बात करें, तो आपका तटीय रेखा की लंबाई की बात करेंगे तो ये आपका अंडमान निकोबार को भी लेके चलेंगे और लक्षद्वीप समूह को भी लेके चलेंगे, तो अब होगा आपका 7516 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पे हम लोग इन दोनों को छोड़ देंगे, केवल आपका जो है मुख्य भूमि का तटीय रेखा की लंबाई बोलेंगे, तब आपका हो जाएगा 6000, कितना होगा दोस्तों, 6100 किलोमीटर। कितना होगा, 6100 किलोमीटर, याद रखना है। ठीक है, आप सभी को। अब दोस्तों कभी कभी यहाँ जो होता है क्वेश्चन में पूछा जाता है कभी कभी आप लोगों के लिए कि आप जो है इसका बताइए कि इसमें कौन कौन सा राज्य आता है। ठीक है, तो याद रखिएगा तट रेखा में अगर इधर बात करें तो तट रेखा के अंतर्गत शामिल राज्य, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे पहला गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटका, गोवा, कर्नाटक। ठीक है, यहाँ पे गोवा है छोटा जैसा आपको दिखाई मिल रहा है। ठीक है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो यहाँ पे इधर से कहे तो इधर पश्चिमी घाट की तरफ कहे तो पश्चिमी घाट की तरफ इधर हो गया आपका 1 2 3
4 5 और इधर हो गया आपका 4, 1 2 3 4, ठीक है। यानी टोटल जो है अगर बात करें तो तट रेखा के अंतर्गत जो है आपका 9 राज्य है, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रिक से याद रख सकते हैं दोस्तों। कैसे ट्रिक से याद रख सकते हैं इन 9 राज्यों के नाम? गुम हुआ गोवा का केरला और बोट, गुम हुआ गोवा का केरला और बोट, ठीक है। तो ये गुम से गोवा का, गुम से क्या हो जाएगा, यहाँ पे गु से हो जाएगा गुजरात और म से हो जाएगा आपका महाराष्ट्र, ठीक है। तो गुम से 2 नाम निकल चुका है, गुजरात और महाराष्ट्र, ठीक है। तो गुम हुआ गोवा, गोवा कहाँ है दोस्तों? यहाँ, ठीक है। गुम हुआ गोवा का, ठीक है। गुम हुआ गोवा का से क्या हो जाए? कर्नाटका, ठीक है। क्या गायब हुआ दोस्तों? गुम हुआ गोवा का केरला, ठीक है। तो गुम हुआ गोवा का केरला, ठीक है। अब दोस्तों और क्या? बोट, तो ब से हो गया आपका बंगाल, ठीक है। ओ से हो गया उड़ीसा, ए से हो गया आंध्र प्रदेश और टी से हो गया तमिलनाडु, ठीक है। तो गुम हुआ गोवा का केरला और बोट, इस ट्रिक से आप इन 9 राज्यों के नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। आसानी से एकदम याद रख सकते हैं। तो आपको जो है मालूम चल चुका है कि तट रेखा की लंबाई क्या है, मुख्य तट रेखा, मुख्य भूमि तटीय रेखा की लंबाई कितना है, ठीक है। और कौन कौन सा राज्य इसके अंतर्गत शामिल है, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया क्या? विश्व में सर्वाधिक गहरे सागरीय गर्त का नाम लिखिए। तो ऑलरेडी मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया हुआ है सेट 2 में आप लोग को कि विश्व का सबसे गहरा जो गर्त है उसका नाम है मैरियाना गर्त। क्या है दोस्तों? उसका नाम क्या है? मैरियाना गर्त। यहाँ पे आपको दिखाई मिल रहा होगा, ठीक है। और इसकी गहराई की बात करें दोस्तों तो कितना है? 11,022 मीटर, 11,022 मीटर, याद रखिएगा, ठीक है। और पूछा जाए अगर क्वेश्चन में कभी घुमा के कि ये कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा फिलीपींस के पूर्व में उत्तरी प्रशांत महासागर में ये स्थित है, ठीक है। तो जो पूछा गया उतना ही आपको आंसर में ये लिख के आना है, ठीक है। तो अगर आपको अच्छे से समझना है तो इसका जो है सेट 2 में मैंने काफी अच्छे से इसको जो है एक्सप्लेन करके बताया। आप लोग सेट 2 जिन्होंने नहीं देखा है, काफी बहुत सारे क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने बताया, आप लोग जाके मॉडल सेट पेपर 2 जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हैं, क्या पूछा गया है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? तो लोकटक झील जो है आपका मणिपुर राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग झील के बारे में जानते हैं कि झील जल का वह स्थिर भाग होता है जो चारों तरफ से भूमि से क्या होता है? घिरा होता है। लोकटक झील कहाँ है दोस्तों? आपको मालूम चल चुका है, मणिपुर राज्य में स्थित है। मैंने यहाँ पे मैप में इंडिकेट करके भी आपको दिखा दिया है, ठीक है। तो आपको मैप में पूछा जा सकता है कि लोकटक झील कहाँ है, तो इंडिकेट करके आप इस तरह से दिखा सकते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, लोकटक झील जो है पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो अगर पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी का सबसे बड़ा झील कहा जाए तो लोकटक झील ही है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। खास बात है कि इस झील में दुनिया का एकलौता तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जिसे हम लोग काबुल लामजाओ नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यह पार्क जो है, यह पार्क झील के एकदम बीचों बीच में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। बहुत ही ज्यादा फेमस है दोस्तों पूरा वर्ल्ड में, और वर्ल्ड से जो है लोग यहाँ देखने के लिए इसे आते हैं, ठीक है, क्योंकि यह पार्क झील का एकदम बीचों बीच में स्थित है। और इस नेशनल पार्क में दोस्तों बात करें तो इस नेशनल पार्क में विश्व से विलुप्त होते संघाई हिरणों यानी डांसिंग डियर का आखिरी प्राकृतिक घर कहा जाता है। संघाई हिरण जो है मणिपुर राज्य का जो है आपका पशु भी है, ठीक है, राजकीय पशु भी है। संघाई आपका जो हिरण है जिसे हम लोग डांसिंग डियर के नाम से जानते हैं, ये मणिपुर राज्य का जो है राजकीय पशु भी है, याद रखिएगा, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने आपको बता दिया इससे रिलेटेड, तो ये आप लोग अच्छे से करके जाइए। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को देख सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का एकमात्र जीवित सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो भारत का एकमात्र जीवित सक्रिय ज्वालामुखी जो है बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। और यह जो है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। बैरन द्वीप अंडमान द्वीप का ही एक समूह है, ठीक है। बैरन द्वीप अंडमान द्वीप के ही एक समूह है, याद रखना है, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट चीजें थे आपको इसमें बता दिया गया, इसको आप लोग अच्छे से करके जाइएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत की जलवायु कैसी है, ठीक है। तो भारत की जलवायु कैसी है दोस्तों, मैंने बार बार अपने वीडियोज में बताया कि भारत की जलवायु जो है आपका उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत की जलवायु क्या है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, ठीक है, आपको याद रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया यहाँ पे? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अरावली पर्वत की जो है सबसे ऊंची चोटी जो है आपका क्या है? गुरु शिखर है। क्या दोस्तों? गुरु शिखर है, और जिसकी ऊंचाई जो है 1722 मीटर है, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिखाई मिल रहा होगा अरावली पर्वत, ठीक है। आप लोगों को मैप में दिखाने बोले तो इस तरह से आप लोग अरावली पर्वत को यहाँ पे इंडिकेट करके दिखा सकते हैं राजस्थान वाले एरिया में, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं।
पूछा गया है लाल मिट्टी के लाल रंग होने का क्या कारण है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, लाल मिट्टी के लाल रंग होने के क्या कारण है, लाल मिट्टी के लाल रंग होने के कारण है आयरन ऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग मैप में इंडिकेट करने बोले कहाँ कहाँ है, तो आप लोग इस तरह से एरिया को शो करके दिखा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैंने पहले आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर यहाँ पे दिया गया कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है। तो महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, ठीक है, या कर्नाटक हो, उन सभी एरिया में जो है आपका पश्चिमी घाट को हम किस नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं दोस्तों, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्या पूछा गया यहाँ पे देख सकते हैं, अरब सागर में गिरने वाली 2 प्रमुख नदियों के नाम लिखे। ठीक है, तो एक है दोस्तों आपका साबरमती और दूसरा है आपका माही नदी। ठीक है, मैंने एक ट्रिक बताया था दोस्तों, समानता। ठीक है, तो समानता से आप लोग याद रखे हैं, सा से हो गया आपका साबरमती, मा से माही, न से नर्मदा और ता से ताप्ती। ये सभी नदियां जो है अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। ठीक है, और अरब सागर में गिरने वाली नदियां जो है एस्चुरी का निर्माण करती है, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। ठीक है, तो 4 नाम पूछेगा तो याद रखिएगा, ट्रिक से मैंने बता दिया, समानता, समानता। ठीक है, इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। सा से हो गया साबरमती, मा से माही, न से हो गया नर्मदा और ता से हो गया ताप्ती। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चंस को देख लेते हैं। वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा भारतीय राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जानते हैं, हमने ऑलरेडी आप लोगों को बताया हुआ अपने वीडियोज में, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है आपका राजस्थान है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य क्या है, तो उसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य अगर बोले तो आपका राजस्थान है। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा, यहाँ पे दिया गया, इसको आप लोग याद नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बांगर क्या है। ठीक है, तो बांगर क्या है दोस्तों, बांगर पुराना जलोढ़ मृदा होता है जिसका जमाव बाढ़ पीड़ित मैदानों से दूर होता है, यह कम उपजाऊ भी होता है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा इसको। चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लिखिए। ठीक है, तो भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी आप लोगों को बताए हुए हैं कि भारत के अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो जो पड़ी पड़ी लाइनें होती है दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे फिगर में, ये जो पड़ी पड़ी लाइन आपको दिखाई मिल रही है, इसे हम कहते हैं अक्षांश। हम क्या कहते हैं, अक्षांश। ठीक है, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार आपको दिखाई मिल रहा है, यहाँ पे दिखाई मिल रहा होगा, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए 8 डिग्री से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा कि भारत जो है मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच स्थित है दोस्तों। उसके बाद आप लोग जानते हैं कि ये जो खड़ी खड़ी लाइनें होती है, ये जो खड़ी खड़ी आप लाइनें देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं देशांतरीय रेखा। ठीक है, तो देशांतर रेखा जो होती है इसे कहते हैं। और इसका जो अगर अक्षांश देशांतरीय विस्तार की बात करें तो याद रखिएगा दोस्तों, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, यहाँ पे देख पा रहे हैं 68 डिग्री 60 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर आपका 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। तो ये आप लोग का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे यहाँ पे, जो क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया था, इससे रिलेटेड आप लोग को ऑलरेडी समझाया गया है मैप के माध्यम से भी। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं दोस्तों। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं, सारगैसो सागर क्या है, ये ऑलरेडी मैंने काफी अच्छे से एक्सप्लेन करके आपका मॉडल सेट 1 में बताया हुआ है। तो जिन्होंने आंसर को देखा होगा वो आंसर को याद होगा उन्हें, और जिन्होंने नहीं देखा है आप लोग जाके एक बार मॉडल सेट 1 को कंप्लीट एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, और ये रहा इसका आंसर। तो जिनको याद होगा अच्छी बात है, जिन्हें याद नहीं है वो लोग मॉडल सेट पेपर 1 जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप लोग जरूर करके जाइएगा, एक बार नोट कर लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, जल संभार से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो जल संभर से आप क्या समझते हैं दोस्तों, ये भी जो है आपका मॉडल सेट 1 में जो है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। ठीक है, इसको भी क्वेश्चन को आप लोग जरूर करके जाइएगा और ये VVI कर लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सभी क्वेश्चंस समझ में आया होगा। आप लोग प्लीज मॉडल सेट पेपर 1 और 2 जरूर देख लीजिएगा, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। और साथ ही मैंने जो इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाए हुए हैं आपका जियोग्राफी को लेकर, वो भी जरूर देख लीजिएगा एक बार, उसी में से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और इसको भी एक बार 2 बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, आप लोग चाहते हैं और किस टॉपिक पर वीडियोस, आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर भी आप लोग के लिए काम करूंगा। वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप लोग को पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड
कमेंट करना ना भूलिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग टेलीग्राम पर अभी तक जुड़े नहीं है तो टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करनी होगी तो मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करके अपने सवालों को पूछ सकते हैं। तो ये दोनों का ही जो आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप लोग जाके मुझे वहां जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। और क्लास 12 की तैयारी आप लोग को इस चैनल के माध्यम से धमाकेदार तैयारी कराया जाएगा, चैप्टर वाइज चैप्टर स्टडी कराया जाएगा। आप लोग करना चाहते हैं या नहीं नीचे जरूर कमेंट करके ये भी बताइएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं दोस्तों आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया, अगर पसंद है तो बिल्कुल लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।